अगर आपने अब तक विनर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मिलते रहे आपको वीडियो अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनर स्टडी में। आज हम मुगल साम्राज्य के अंदर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हुमायूं थे, इनका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। इनकी माँ का नाम माहम बेगम था। तो माँ का नाम याद रखना ही है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि हुमायूं की माँ का नाम क्या था। तो माहम बेगम इनकी माँ का नाम था और ये 12 साल के थे तभी अफ़गानिस्तान में 1520 में बदख्शां के सूबेदार बन गए थे। और जब इनके पिता यानी बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में, तब ये 23 साल के थे और इन्हें पहले ही बाबर का उत्तराधिकारी बना दिया गया था, इसलिए इन्हें 29 दिसंबर 1530 को इनका राज्याभिषेक करवा दिया गया है। हुमायूं का असली नाम क्या है? तो नसरुद्दीन हुमायूं ये इनका नाम है। तो इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बाबर का हमने नाम बताए थे आपको, ज़ैनुद्दीन था, वैसा ही हुमायूं का नाम नसरुद्दीन था। तो ये जो नाम है वो याद आपको रखना है, क्योंकि वो नामों को बहुत कम लोग जानते हैं या कन्फ्यूज़न होता है, तो इसलिए आपको वो नाम आपका याद ही रखना है। बाबर ने अपने मृत्यु के पहले ही बोल दिया था हुमायूं को कि सारे भाइयों में हिस्सा बराबर बांट देना, लेकिन बंटवारे में हुमायूं से गलती हो जाती है हिस्सा बांटने में, और जिसका परिणाम ये होता है कि उसके भाई उसके खिलाफ हो जाते हैं और जब शेरशाह सूरी के साथ युद्ध होता है तो उसके भाई उसका साथ नहीं देते। तो देखते हैं किसको कितना हिस्सा वो बांटता है। कामरान को काबुल और कंधार दे दिया था, मिर्ज़ा अस्करी को संभल दे दिया था, मिर्ज़ा हिंदाल को उन्होंने अलवर और मेवाड़ की जागीर दे दी थी, और अपने भाई सुलेमान जो कि चचेरा भाई था सुलेमान मिर्ज़ा, इनको बदख्शां ये प्रदेश दे दिया था। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि हुमायूं के युद्ध कौन कौन से हुए। तो सबसे पहला हुमायूं का युद्ध था कलिंजर का। तो कलिंजर पर आक्रमण 1531 में करता है हुमायूं। ये आक्रमण वो गुजरात के जो शासक है बहादुर शाह, वो अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, तो उन्हें कम करने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए हुमायूं ये आक्रमण करते हैं। तो इस समय कलिंजर पर कौन था? तो कलिंजर का राजा इस समय प्रतापरुद्र था। लेकिन तभी आक्रमण के समय उसे पता चलता है कि जो अफगान का सरदार है महमूद लोदी, वो बिहार से जौनपुर की ओर आ रहा है। तो वो कलिंजर के राजा प्रतापरुद्र से कुछ पैसे कुछ धन ले लेते हैं और जौनपुर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो 1531 के बाद वो 1532 दोहरिया का युद्ध होता है, जो कि महमूद लोदी और इधर से जौनपुर की तरफ से हुमायूं की सेना दोनों युद्ध करती है। दोहरिया का युद्ध इसे कहते हैं। 1532 को होता है, इसमें भी महमूद लोदी जो है हार जाता है। उसके बाद जो है 1532 को ही हुमायूं जो है एक चुनार का किला है उसे घेर लेता है। ये किले में शेरशाह यानी कि शेर खां रहते हैं और करीब 4 महीनों तक वो उस किले को घेरे रहता है। अंत में हुमायूं और शेर खां के बीच में संधि हो जाती है। ये संधि के कारण ही आगे चल के हुमायूं को बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि वो इस संधि में उस किले को छोड़ देता है हुमायूं, और उनका बेटा जो कुतुब खां और उनकी कुछ सेना को अपने साथ लेके चले जाता है। और इधर जो शेरशाह सूरी है अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं और अच्छी सेना बनाते हैं, और ये जो हुमायूं हैं ये अपने ये सब कुछ भूल के अपने काम में लग जाते हैं और 1533 में वो दीनपना नाम के एक नगर की स्थापना करते हैं। तो 1533 में दीनपना नामक नगर की स्थापना कौन करता है? हुमायूं करता है। कब करता है? तो 1533 में करता है। ये आपको याद ही रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए 1539 को, 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां के बीच में चौसा का युद्ध होता है गंगा नदी के पास। तो इस युद्ध में क्या होता है कि रात के अंधेरे में जो शेर खां है
उनकी सेना हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर देती है। उनकी बहुत सारी सेना जो है गंगा नदी में कूद जाती है और हुमायूं खुद भी गंगा नदी में कूद जाते हैं और वो किसी तरह एक बिश्ती का सहारा लेकर नदी को पार करते हैं। इसके बाद जो है शेर खां जो है ये शेर शाह की उपाधि लेता है। तो शेर खां ही शेर शाह है। ये उपाधि कब लेते हैं? तो चौसा का युद्ध 1539 को जब वो जीतते हैं तो शेर शाह की उपाधि लेते हैं और सिक्के भी चलवाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए कि वो इस युद्ध के बाद वो उपाधि भी लेते हैं शेर शाह की और सिक्के भी चलवाते हैं। इसके बाद जो है बेलग्राम का युद्ध होता है 17 मई 1540 को। ये बिलग्राम का युद्ध जो है, बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध भी इसे कहते हैं। तो इस युद्ध में इनके भाइयों ने भी साथ दिया था। चौसा के युद्ध में इनके भाइयों ने इनका साथ नहीं दिया था, लेकिन इस युद्ध में हिंदाल और अस्करी उनके साथ आते हैं और ये युद्ध करते हैं, लेकिन इस युद्ध में भी उनको हार का सामना करना पड़ता है। इस युद्ध के विजय के बाद आगरा और दिल्ली शेर शाह के हाथ में चले जाता है और करीब 15 साल तक ये शेर शाह की जो वंश है सूरवंश, ये उस पर शासन करती है। तो इस युद्ध के बाद जो है हुमायूं सिंध चले जाते हैं और वहाँ पे ये अपना जीवन जो है एक घुमक्कड़ जैसा व्यतीत करते हैं। तो आपको बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध 1540 को हुआ था, ये याद ही रखना है। ये युद्ध के बाद जो है हुमायूं सिंध चले जाता है और 15 सालों तक वहाँ पे घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत करता है। वहीं पर वो हिंदाल के आध्यात्मिक जो गुरु थे फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त यानी ही मीर अली अकबर जामी की बेटी हमीदा बानो बेगम से शादी करता है। ये हमीदा बानो बेगम कौन है? तो ये महान सम्राट अकबर जो है उनकी माँ है। तो 29 अगस्त 1541 को इनकी शादी होती है, इनका निकाह होता है और कुछ सालों के बाद हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म होता है। तो अब हम थोड़ा सा शेर शाह सूरी के बारे में देख लेते हैं। तो जो ये शेर शाह सूरी है, इनका जन्म जो है ये 1472 में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। इनका नाम फरीद खां था, लेकिन कहा जाता है कि फरीद खां ने शेर को एक ही वार से मार दिया था और इनकी बहादुरी के कारण जो बिहार के अफगानी शासक थे सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी, उन्होंने इनको शेर खां की उपाधि दी थी। यानी शेर खां का असली नाम क्या था? तो वो था फरीद खां। तो ये याद रखिए। तो शेर खां ने यानी फरीद खां ने सूरवंश से संबंधित थे और इन्होंने इनके पिता का नाम हसन खां था, जो कि जौनपुर के अंदर में सासाराम के जमींदार थे। इनके पिता की 2 पत्नी थी, 8 बच्चे थे। इनकी जो सौतेली माँ थी इन्हें बहुत परेशान करती थी, तो ये जौनपुर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। फिर 1522 में वो जमाल खान की सेवा करते हैं। वहाँ भी उनकी सौतेली माँ आती है और उनको बहुत परेशान करती है, तो वो वहाँ से भी छोड़ देते हैं। फिर बिहार के बहार खां नुहानी के इसमें चले जाते हैं, वहाँ उनकी सेवा करते हैं। बहार खां नुहानी की मृत्यु के बाद ये उनके बेटे के पहले ये उनके बेटे के शिक्षक रहते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ये उनके संरक्षक भी बन जाते हैं और अपने पिता की मृत्यु के बाद वो सारी जो जागीर है उस पर कब्जा भी कर लेते हैं। और जागीर के लिए ही शेर खां और उनके भाई सौतेले भाई सुलेमान के बीच में झगड़े होते हैं। जो शेर खां है, इनके द्वारा क्या क्या काम किए गए? तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि उन्होंने रुपया यानी कि रुपया चलाया था। जो कि आज का हमारा रुपया है, ये उसी रुपया का बोल सकते हैं एक अग्रदूत है। यानी रुपया ये वर्ड भी उन्होंने शुरू किया था और ये जो रुपया था देवनागरी जो भाषा और फारसी भाषा में बनाया गया था। साथ ही उन्होंने डाक व्यवस्था की स्थापना की थी और सबसे इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं जिसे आपको याद ही रखना है कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसे उन्होंने इसकी मरम्मत भी की थी और इसे आगे भी बढ़वाया था। तो कहाँ से कहाँ तक? तो अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड को और बढ़वाया था।
इस ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम उन्होंने सड़क ए आज़म यानी सड़क बादशाही के नाम भी रखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है। अच्छा, एक चीज़ बता देती हूँ आपको कि ये तो हुआ मध्यकालीन भारत के अंदर, है ना। लेकिन जब अगर हमें पूछा जाए कि आधुनिक भारत में किस गवर्नर ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत की थी, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आपका आंसर होना चाहिए ऑकलैंड। जैसे हम गवर्नर पढ़ेंगे तो आगे आएगा, लेकिन एक लिंक बन जाती है, याद रखने में आसानी होता है, इसलिए मैंने यहाँ उसे बताया है। तो शेरशाह के द्वारा ये सब काम किए गए थे। उसके अलावा शेरशाह ने रोहतासगढ़ का किला एक कोहना जो कि दिल्ली में है, एक वो मस्जिद का निर्माण किया था। शेरशाह के भी बेटे बहुत सारे थे, लेकिन जो इस्लाम शाह था उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। उसने कबूलियत और पट्टा प्रथा की स्थापना की थी। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे फिर से कि उसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से फिर से स्थापित किया था। कब? तो 1541। डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देती हूँ। तो 1541 में पाटलिपुत्र को उसने पटना के नाम से स्थापित किया था। अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी भी शेरशाह के समकालीन थे। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे? तो इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट था, याद कर लीजिए। शेरशाह की मृत्यु 1545 में चंदेल राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए हो गई। उस समय ये कलिंजर के किले को जीतने का प्रयास कर रहे थे, और उस समय वो एक उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र चला रहे थे। तो वो वहाँ पे बोल सकते ब्लास्ट हो गया था और उसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कलिंजर का शासक उस समय कौन था? तो कीरत सिंह उस समय कलिंजर का शासक था। तो इस तरीके से 1540 से 1545 तक जो है शेरशाह सूरी दिल्ली के गद्दी पे रहते हैं। उसके बाद इनका बेटा इस्लाम शाह आ जाता है, और इधर हुमायूं जो है अपनी सेना बढ़ाता है और वो ईरानों की मदद लेता है। ईरानों की मदद लेकर वो इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद, यानी शेरशाह की बेटे इस्लाम शाह की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 5 सितंबर 1554 को पेशावर पहुंचता है हुमायूं, और लाहौर पर 1555 को कब्जा कर लेता है। इसके बाद 2 युद्ध और लड़ता है हुमायूं। एक था मच्छीवाड़ा युद्ध और दूसरा है सरहिंदी का युद्ध। तो मच्छीवाड़ा, दोनों भी युद्ध 1555 में होता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है सतलज नदी के बाद लुधियाना में होता है। हुमायूं एक तरफ से होते हैं, दूसरी तरफ से अफगान के सरदार नसीब खां और तातर खां रहते हैं, और इस युद्ध को हुमायूं जीत लेते हैं, पंजाब को अपने अधिकार में ले लेते हैं। उसके बाद सरहिंदी का भी युद्ध होता है। इसमें जो बैरम खां है, बैरम खां को आप पहचानते ही होंगे, जैसे कि अकबर के संरक्षक है, ये आगे रहेंगे। तो बैरम खां इनका साथ देते हैं, और बैरम खां इस युद्ध का बोल सकते हैं नेतृत्व कर रहे थे, और अफगानी सरदार जो थे सुल्तान सिकंदर सूरी ये थे। दोनों में युद्ध होता है। ये युद्ध भी हुमायूं जीत लेते हैं और दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है दिल्ली पर दूसरी बार 2 बार शासक कौन बनता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि गद्दी पर 2 बार कौन बैठता है, तो वो थे हुमायूं। तो इस तरीके से 2 बार गद्दी पर हुमायूं बैठते हैं। अच्छा, एक चीज और कि 2 बार राज्याभिषेक कौन करवाता है? कौन सा ऐसा मुगल शासक है जो अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाता है? अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर रहेगा औरंगजेब। औरंगजेब अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाता है, और हुमायूं ऐसे थे कि जो 2 बार गद्दी पे बैठते हैं। यानी मुगल वंश ये खत्म होते होते फिर से मुगल वंश फिर से एक बार फिर से अपने पैरों को मजबूत कर लेता है। लेकिन 1 जनवरी 1556 को दीनपना में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनका मकबरा है दिल्ली में। हुमायूंनामा जो है वो इसकी रचना किसने किया? तो इसकी रचना उनकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं एक ऐसे शासक थे जिन्हें ज्योतिष में विश्वास था, और वो सप्ताह के 7 दिन 7 कलर के कपड़े पहनते थे। इसके अलावा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम बिहार में है, और कहा जाता है कि वहाँ पे कृत्रिम झीलें हैं आजू बाजू, और उसके ऊपर वो है। तो इस तरीके से आज हमारा ये वीडियो यही ख़त्म होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।